प्रेगनेंसी बहुत नाजुक बैलेंस होता है बहुत सारी चीज़ों का। सही बात है। इस बैलेंस की वजह से फिर एक्ने ब्रेकआउट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डज दिस टोटली डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप? हाँ, बिकॉज ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कोई पोल्यूशन में नहीं जाएगा, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो अपने आप कट डाउन हो जाएंगे, है ना। तो मेन फैक्टर्स जो वर्क करते हैं वो इंटरनली होते हैं, क्योंकि लोग अपना ध्यान रखते हैं। तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एक्ने ब्रेकआउट बहुत बढ़ जाते हैं। हाउ डू यू थिंक दिस चेंजेस कैन बी ट्रीटेड? इसमें थोड़ी सी दवाइयाँ जो यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में एक्ने के लिए, हाँ, वो थोड़ी सी मेडिसिन हो सकती है। जैसे प्रेगनेंसी में जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग लाइक यू आर प्रेग्नेंट, स्टॉप यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स। अच्छा, ठीक है, दे आर नोन टू कॉज कैंसर। स्किन केयर फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वो यूज़ कर सकते हैं, अपने घर की मलाई, शुद्ध घी, कोकोनट ऑयल, शिया बटर। is a good sleep schedule really important during pregnancy, especially if you want a good skin? एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। तो ब्यूटी स्लीप सही में ब्यूटी स्लीप होती है। हाँ, बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उनको अच्छी नींद चाहिए, टाइम बाउंड नींद चाहिए। Ever wondered what shocking changes will happen to your body when you get pregnant? Join us as we expose the shocking truth that you will never find anywhere else other than this podcast about stretch marks, glowing skin, and how you can get radiant skin while being pregnant. एकदम तैयार हो जाओ because we are about to tell you some shocking facts जो कहीं और नहीं बताए जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो बाद में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब हिट करना। इट रियली डज हेल्प अस अ लॉट। इसी तरीके से हम फिर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेस्ट्स और एक वैरायटी ऑफ कंटेंट ला पाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो विद अस इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। हाउ डज pregnancy impact your skin? And while some people have very good radiant skin, some might face breakouts and they become very acne prone. They go through a hard time. इतना variety क्यों होती है? सभी लोगों की स्किन अलग अलग होती है। There are people who already have oily acne prone skin, then there are people who have non-oily, dry or normal skin, right? Now when a female gets pregnant, a woman gets pregnant, pregnancy is a phenomena जो एक फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है। कुछ चेंजेस जो स्किन पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रेगनेंसी एक डायनामिक हाइपोडायनामिक सर्कुलेशन बनाती है, यानी वो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड है, उसका क्वांटिटी बढ़ाती है ना। तो जब ज़्यादा ब्लड बनेगा, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, तो सभी ऑर्गन्स में सब जगह ज़्यादा रीच होगा ब्लड का, राइट। दूसरी चीज़, थोड़ा सा हमारा जो एंड आर्टरीज़ है, यानी स्किन में पहले से हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज आर्टरीज़ है ना, तो जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर डायमेंशन की रहती हैं, प्रेगनेंसी में वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं, यानी फ्लश्ड आउट हो जाती है हमारी स्किन। थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगी, वार्म लगेगा, उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। उसका एक और रीज़न क्या है कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं, यानी प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट, इनका ये काम है कि ये फ्लश करे थोड़ा, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दे एंड ऑर्गन्स में, जिसमें एंड आर्टरीज में। तो ये सभी चीज़ें स्किन में, फेस पे कैसे रिफ्लेक्ट होंगी? फेस ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा, फेस पे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है तो ऑयल सिक्रीशन भी बढ़ेगा। एक तो सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से, दूसरा हार्मोन्स की वजह से। और भी कुछ चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों में। अगर वो ऑयल सिक्रीशन बढ़ के पोर्स के बाहर निकला, फैला, तो स्किन शाइनी और अच्छी लगेगी, ग्लोइंग लगेगी। लेकिन अगर वो क्लॉग हो गया ड्यू टू एनी रीज़न व्हाट्सएवर, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, है ना। अगर वो क्लॉग हो गया पोर, तो फिर वो एक्ने प्रोन हो जाएगा। तो कुछ लोगों में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन लगती है, कुछ लोगों में उतना नहीं बढ़ता सर्कुलेशन, मतलब स्किन में नहीं दिखता, उतना ऑयल सिक्रीशन नहीं बढ़ता, क्योंकि बाय नेचर उनकी स्किन में इतना ऑयल सिक्रीशन होता नहीं है, तो उनकी फिर उतनी ग्लोइंग या उतनी ऑयली नहीं लगती।
और जिनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लॉगिंग भी हो जाती है, वो फिर एक्ने प्रोन हो जाते हैं। तो ये एक ही चीज़ की 3 तरीके से मैनिफेस्टेशन है। दिस इज़ व्हाट प्रेगनेंसी इज़। प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना। And you would know a lot about it because ये चीज़ हमने बताई नहीं, but you were a practitioner. I'm a trained gynecologist, yes. And you have delivered a lot. Many babies, yes. Under every possible circumstance. Yes. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने चेंजेस होते हैं, कितने सारे चेंजेस होते हैं टू अ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Yes. और तो इसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से कई बार इम्बैलेंसेस नहीं, ये सब बैलेंसेस है। अच्छा, हाँ सही बात है। प्रेगनेंसी बहुत नाजुक बैलेंस होता है बहुत सारी चीज़ों का। बिल्कुल सही बात है। इस बैलेंस की वजह से फिर एक्ने ब्रेकआउट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, किसी किसी में बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये आपने जैसे कि बताया, डज दिस टोटली डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप? हाँ, बिकॉज ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कोई पोल्यूशन में नहीं जाएगा, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो अपने आप कट डाउन हो जाएंगे, है ना। तो मेन फैक्टर्स जो वर्क करते हैं वो इंटरनली होते हैं, क्योंकि लोग अपना ध्यान रखते हैं। तो इस पे कुछ काम करेगा स्किन केयर किसी तरीके का? हाँ, करेगा। सेम प्रिंसिपल विल वर्क जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वर्क करता है, कि अगर हम अपनी स्किन पे जो ऑयल पेंटअप है उसको टाइमली हटाते रहे, ऑब्वियसली विद सब्सटेंसेस जो हार्श नहीं है, यूजुअली नेचुरल है, उनसे अगर हम अपना ऑयल सिक्रेशन टाइम पे हटाते रहें, पेंटअप नहीं होने दें, तो ये थोड़ा सा क्लीनिंग करके हम एक्ने निकलने के मिलियू को घटा सकते हैं, यानी आसपास एक्ने निकलने की संभावना को कम कर सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं। तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एक्ने ब्रेकआउट बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। हाउ डू यू थिंक दिस चेंजेस कैन बी ट्रीटेड स्पेसिफिकली फॉर एक्ने? On the face, somebody who is having breakouts, right? Yeah, what ingredients should they look for? हाँ, इसमें थोड़ी सी दवाइयाँ जो यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में एक्ने के लिए, हाँ, वो थोड़ी सी मेडिसिन हो सकती है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ऑइंटमेंट लगा लिया, एजिलिक एसिड लगा लिया, ऐसे करके थोड़ी सी दवाइयाँ हम लगा सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन लगा लिया। लेकिन विटामिन ए डेरिवेटिव्स जैसे एडापलिन है, रेटिनोइक एसिड है, ये सब नहीं यूज़ करना है। अच्छा, वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि हम, बिकॉज विटामिन ए कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन द फीटस। you cannot use it at No, all. we should Vitamin A not if use you have it. pregnancy. We should never use it. एक तो it is known that it causes toxicity, and दूसरा बहुत सारे लोग इसके लिए they won't come for any research projects, right? क्योंकि भाई कोई भी अपने बेबी को वो गिनी पिग नहीं बनाना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने बेबी पे देखें इस दवाई का क्या असर हो रहा है। तो हमें पता है कि इससे टॉक्सिसिटी होती है, हम उसे देंगे नहीं। तो हम लोकली अप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, उन दवाइयों को ट्यूब फॉर्म्स आती है, ऑइंटमेंट्स, उनको लगाने के लिए दे सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम डेली केयर रूटीन। डेली केयर में 1 फेस वॉश जो कि हार्श नहीं हो, जो डीप क्लेंजिंग हो, डीप क्लेंजिंग, बिल्कुल। और एस्ट्रिंजेंट अगर स्किप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ वाटर से कर लो, प्लेन रोज़ वाटर। एस्ट्रिंजेंट में अल्कोहल जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ होता है क्या लगाना? नहीं, एस्ट्रिंजेंट अल्कोहल फ्री भी आते हैं, और एस्ट्रिंजेंट में कभी कभी हम सैलिसिलिक एसिड भी देते हैं, जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं ही यूज़ करना है प्रेगनेंसी में, है ना। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि एक नॉर्मल रोज़ वाटर यूज़ करें आफ्टर फेस वॉश, एंड अगर उसके बाद वो दवाई लगा लें अगर एक्ने हो रही है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी से वॉश करें जिससे ऑयल वैसे ही निकलता चले। ल्यूकम वाटर यूज़ कर लें। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने बहुत बात करी है और इंग्रेडिएंट्स यू शुड अवॉइड, है ना, बट वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक अ बिट लेटर। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू हैव इन योर डाइट which will help you when you are pregnant, for the pregnancy and also for your skincare? As it is always said, diet should be proper balanced diet, है ना। आपको फास्ट फूड्स which spike your glucose level, है ना,
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, चीनी ज़्यादा हो, रिफाइंड ज़्यादा हो, मैदा ज़्यादा हो, इस टाइप के रिफाइंड के बजाय मस्टर्ड ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल एक बार को चल सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए या फिर नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, प्रेगनेंसी में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए होता है। एसेंशली हम एडवाइस करते हैं कि घी का यूज़ ज़्यादा करें, शुद्ध घी। नाउ एवरीबडी नोज, रिसर्च हैज़ ऑल्सो प्रूवन दैट शुद्ध घी इज़ सो मच बेटर देन सो मेनी ऑयल्स इन द वर्ल्ड। तो उसका घी, उसका इस्तेमाल करें, घर के बने घी का इस्तेमाल कर लें, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर लें। जो लोग जिनके खाना कोकोनट ऑयल में बनता है वो अपने लोकल ऑयल जो आप यूज़ करते हो, है ना, बहुत एग्जॉटिक ऑयल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लोकल इज़ वेरी गुड। ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। हाँ, तो बैलेंस डाइट खानी चाहिए, दालें, लेग्यूम्स, बीन्स, नट्स एंड सीड्स, क्योंकि जैसे ग्राउंड नट है, वॉलनट है, आमंड है, दीज आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ नॉट ओनली प्रोटीन्स बट जिंक ऑल्सो एंड मेनी माइक्रो एलिमेंट्स ऑल्सो। बहुत हैवी भी होते हैं, they really fill up your stomach अगर आप हाँ, बिकॉज प्रेगनेंसी में यूजुअली भूख ज़्यादा लगती है बाद के ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो थोड़ा नॉजिएटिंग होता है बहुत लोगों के लिए, तो बाद में आप छोटे छोटे स्नैक्स के लिए आप सीड्स एंड नट्स यूज़ कर सकते हो, सैलड्स यूज़ कर सकते हो। देन आप जैसे मैंने अभी लेग्यूम्स बोल दिया है ना, चिकपीस, और आप फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, आपकी थाली को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करो तो उसमें एक पार्ट तो फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ही होना चाहिए, एक में प्रोटीन्स होनी चाहिए, एक में कार्ब्स और फैट के साथ। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि लेट्स हुआ, कैबेज हुई, कैबेज ग्रीन वेजिटेबल्स आती है क्या? कैबेज तो ग्रीन में लाइट ग्रीन होती है पर आती नहीं है ग्रीन वेजिटेबल। स्पिनच हुआ, देन आउट ऑफ ह्यूमन नेचर मेरे को पूछने का मन कर रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स को किस चीज़ से बदल सकते हैं, उसके अलावा और क्या चल सकता है? ग्रीन वेजिटेबल को आप अच्छी स्वाद तरीके से बना सकते हो। अच्छा, आप अपने दिमाग से फैट हटा दो कि ग्रीन वेजिटेबल खराब ही होती है खाने में। अच्छा, आप कॉर्न पालक नहीं खाते? खाते हो कॉर्न पालक सैंडविच खाते हो? कॉर्न पालक में आप मशरूम्स और चीज़ मिला के उसका आप रोल खाते हो? हाँ, करते जाओ। पालक पनीर पसंद है बहुत लोग, हाँ, बहुत लोगों को पसंद है। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? पालक। तो अपने दिमाग से सबको ये हटाना है कि ग्रीन वेजिटेबल हमेशा खाने में खराब होती है। बर्गर में लेट्यूस आती है तो वो कौन? लेट्यूस, आई वोंट से, सी इट्स अ सैलेड, बट एकदम ग्रीन वेजिटेबल लेट्यूस मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि वो देखने में भी उतनी ग्रीन नहीं है। देखो ना, इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, तो लेट्यूस हुआ, कुकुम्बर हुआ, ये सब चीज़ें सैलेड्स में है एंड दे हैव अ लार्ज कंटेंट ऑफ वाटर और फाइबर बहुत है, तो इनका अपना रोल है। फाइबर वाली चीज़ों को अगर खाने में आप सबसे पहले खाते हो तो देर आर सो मेनी पीपल कमिंग आउट विद दिस फैक्ट नाउ कि वो आपके खाने में क्योंकि फाइबर का कंटेंट बढ़ा देते हैं, तो पीछे से आप जो भी ग्लूकोज वाली चीज़ें खाओगे, कार्ब्स खाओगे, तो वो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करेगा, इतना अच्छा होता है। तो फाइबर कंटेंट डेफिनेटली बढ़ाना है। प्रेगनेंसी तो कॉन्स्टिपेशन प्रोन भी होती है। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू मस्ट हैव फेल्ट इट ऑल्सो। इट कॉन्स्टिपेशन प्रोन भी होती है, सो वी नीड टू इंक्रीज फाइबर इन डाइट। तो ग्रीन वेजिटेबल में मैं आपको फिर से बता देती हूँ, स्पिनच आता है, हिंदी बोल देती हूँ, पालक, मेथी, इवन चौलाई और चने का साग, ऐसे बहुत सारे साग आते हैं। मूली का साग, मूली के बहुत अच्छे पत्ते होते हैं। देन मेथी की भाजी अलग होती है, मेथी का साग, सबके अपने लोकल इतने सारे वैरायटी होते हैं खाने के कि आप अलग अलग तरीके से उसको बहुत स्वाद तरीके से बना सकते। बस दिमाग से ये हटाना है कि ग्रीन वेजिटेबल मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे अबाउट हाउ लेट्यूस इज हेल्दी इन योर बॉडी, पर लेट्स गो बैक। हमारा पहला थर्ड, द फर्स्ट थर्ड ऑफ आवर बैलेंस डाइट, अगर इट कैन बी एनी थर्ड, ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें, हाँ, बाकी के तो क्या होंगे? नहीं, ऐसे सोचो ना, ऐसे थाली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक में आएगा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, ठीक है। फ्रूट्स को अलग रखो, फ्रूट आपका बीच का मिड मील होता है। अच्छा, फ्रूट्स बहुत लाइट होते हैं। हाँ, वो मिड मील होता है, और स्नैक्स होते हैं, नट्स वगैरह, ये सब स्नैक्स है। और 1/3 में आप रखो प्रोटीन्स, और बाकी 1/3 में आप रखो अपने चावल और रोटी, कार्ब्स वगैरह। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स। हाँ, और फैट सभी में आ सकता है।
फैट तो होता ही है हर चीज, हाँ थोड़ा सा नहीं, तो वैसे होता भी ही आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से रोटी में घी लगाओ, चावल पे घी छिड़को, दाल में छौंक लगाओ, है। इनफ फैट मिल जाएगा बॉडी। यस, और शुद्ध घी यूज़ करना है ना। वैसे जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा हो, जो वो खाते हो अपने घर में लोकल, वो जैसे जो साउथ इंडियन फैमिलीज़ में अगर कोकोनट ऑयल में खाना बन रहा है, दे शुड कीप ऑन ईटिंग दैट। प्रेगनेंसी की वजह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किन वैसे सी प्रेगनेंसी क्या है, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ टाइप की चीज़ है। आपको चीज़ों से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो आप जो खाते रहे वो नॉर्मली आपको पता है कि ये आपकी फैमिली में आपने बचपन से खाया है, उसको खाइए। होल ग्रेन्स खाइए। आप जैसे आटा छान के आटे की भूसी चोकर अगर निकाल देते हो, राइस व्हीट ब्रैन, उसको निकालो नहीं, उल्टा उसको वापस डालो, देख लो उसमें कुछ है तो नहीं, उसको वापस डालो और फिर उससे रोटी बनाओ। और साथ में बेरी यानी चेरी टोमेटोज़, देन ये बेल पेपर्स विच आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, गुआवा, ये सब चीज़ें आपको। तो आप टोमेटो का सॉस बना के फिर आटे के पास्ता बना के पास्ता भी खा सकते हो। एक इतनी अच्छी रेसिपी है। आप टमाटो और ग्रीन चिली या रेड चिली और अदरक, इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लिया बड़ी कढ़ाई में। वाई कढ़ाई? बिकॉज थोड़ा सा उसमें बटर या घी या ऑलिव ऑयल, बटर और ऑलिव ऑयल वो डाल है ना, वो प्रॉपरली कुक हो गया, उसको ठंडा करने रख दो, सो दैट बाद में आप उसको ग्राइंड कर सको, ब्लेंड कर पाओ। आप अपनी आटे की रोटी बनाओ। हाँ, उसको थोड़े से पानी में बस 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लो, निकाल लो रोटी, कट इट इनटू लॉन्ग पास्ता साइज। अपने उस सॉस को बनाओ, उसमें बटर डालो, उसमें चीज़, होममेड चीज़ भी डाल सकते हैं, ये सब डालो, उसमें अपने पास्ता वो डाल दो और बेसिल लीव्स डालो, बन गया पास्ता। बस खाओ। What skincare ingredients should you avoid at all cost if you're pregnant? जो चीज़ों से आप एलर्जिक हो वो तो ऑब्वियसली अवॉइड करो। हाँ। ऐसे ही फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था विटामिन ए डेरिवेटिव्स, जिसमें रेटिनॉल है, आइसोट्रिटिनोइन है, रेटिनाइल पामिटेट है। ये चीज़ें बहुत कॉमनली स्पेशली नाइट क्रीम्स में होती है, ओवर द काउंटर मिलती हैं, तो आपको पता नहीं होता आपके प्रोडक्ट में ये है, तो आप रीड करो लेबल। सिंस यू आर प्रेग्नेंट यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि आपके स्किन के प्रोडक्ट में क्या है। अब शुरू से बात करते हैं। अगर आप जैसे फेस वॉश कर रहे हो, उसमें सैलिसिलिक एसिड है तो क्रॉस। अगर आपने उसके बाद मान लो टोनर लगाना चाहा, उसमें अगर सैलिसिलिक एसिड है या कोई ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स आर ऑल्सो नोन टू कॉज एलर्जी। तो कई बार आपको प्रेगनेंसी में जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग लाइक यू आर प्रेग्नेंट, स्टॉप यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स। अच्छा, ठीक है। फिर सनस्क्रीन में केमिकल सनस्क्रीन्स यू ट्राई टू अवॉइड। आप जिंक ऑक्साइड वाले लैक्टोकलामीन यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल सनस्क्रीन, ठीक है। फिर आपको थैलेट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते। थैलेट्स किस में होते हैं पता है? नहीं। परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस, कार परफ्यूम। थैलेट्स से क्या होता है? Phthalates are known to cause problems in not only human, carcinogenic होते हैं। अच्छा, They are known to cause cancer। साथ में बालों की पर्मिंग या उनका रिबॉन्डिंग यानी परमानेंट स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करानी चाहिए, बिकॉज उसमें एक फॉर्मल्डिहाइड गैस रिलीज होती है। वो फॉर्मल्डिहाइड आपके लिए परेशानी कर सकती है, तो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट अवॉइड दैट। फिर जो लोग स्किन का पिगमेंटेशन कम करने के लिए कभी कभी क्रीम लगाते हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, दैट इज़ अ नो फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। वो तो हाँ, जितने भी ये मेलाज, जितने भी मेला करके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनमें ज़्यादातर हाइड्रोक्विनोन होता है। ओवर द काउंटर भी बहुत मिलता है, लोगों को पता नहीं होता है, न्यूज़पेपर में एड्स भी आते हैं, लोग, बहुत सारे लोग तो वो देख के मंगा लेते हैं। बट प्रेग्नेंट women should stay away from any such thing जिनके बारे में आपको पता नहीं हो। Like people who eat non-vegetarian food, वो अगर less cooked या uncooked मीट या कुछ उनके खाने में आ जाए, दैट कैन कॉज पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। फिश में कभी अगर मर्करी ज़्यादा हो तो वो दैट कैन कॉज पॉइजनिंग। एंड माइंड यू, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आप
जो भी यूज़ कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, लगा रहे हो, डायरेक्टली आपके बच्चे को उसका कंपोनेंट पहुंच रहा है. यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. In fact, see, laser hair removal is, supposed to be acting only on the skin. And कई centers में मैंने देखा है कि they don't say no to a pregnant woman कि चलो हाथ पे ही कर रहे हैं. But then there have been very few studies. तो प्रोसीजर वाइज भी आप स्किन केयर प्रोसीजर्स भी जो कराना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि प्रेगनेंसी में जस्ट ठंड रखो, घर पे रहो, सारे प्रोसीजर्स बाद में करा लेना, है ना. लैक्टेशन में ये होता है माँ जो खा रही है वो बच्चे को पहुँच रहा है, या जो बहुत ज़्यादा लगा रही है वो पहुँच रहा है. लेकिन प्रेगनेंसी में तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो भी खाओ, अगर वो डिब्बे में है और उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे, ऑलवेज रीड देम. कोई प्रिजर्वेटिव उल्टा सीधा निकल जाओ. प्रिजर्वेटिव्स जो भी लगाओ वो देखो, पहले अपनी डॉक्टर से पूछ लो. डू नॉट वरी, अपने और रेस्ट करो. ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में पड़ो ही नहीं. प्रेगनेंसी अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है. आपकी स्किन को वैसे ही 99% फीमेल्स ग्लो करती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपने भी पर्म्स मेंशन किए, तो हेयर केयर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है विच शुड बी अवॉइडेड? बिल्कुल होती है. हेयर केयर में आई वुड रिकमेंड प्रेग्नेंट लेडीज शुड यूज़ अ नॉर्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट शैम्पू. एंड अगर कंडीशनर लगाने का बहुत मन है तो सिर्फ हेयर के एंड्स पे लगाइए, उसको स्कैल्प तक मत आने दीजिए. देन ऑयल, आप एक नॉर्मल घर में ऑयल जो यूज़ होता है जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस टाइप का आंवला ऑयल, इन्हीं ऑयल्स को यूज़ करें. कोई ऑलिव ऑयल भी कुछ लोग लगाते हैं, तो ये नॉर्मल सीड ऑयल्स हैं, उनको आप यूज़ कर लो. एंड हेयर डाइज से बचिए. आप हिना यूज़ कर सकते हैं जो पत्ते पीस के लगाते हैं, लेकिन हेयर डाई से बचो. हेयर डाई इज़ नॉट गुड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़. हमने लोगों को बहुत डरा दिया है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअली में व्हाट शुड दे डू? व्हाट इंग्रेडिएंट्स शुड दे यूज इफ दे आर प्रेग्नेंट? एंड स्किन केयर तो चाहिए. देखो, स्किन केयर फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वो यूज़ कर सकते हैं, अपने घर की मलाई, शुद्ध घी, कोकोनट ऑयल, शिया बटर, देन हियालुरोनिक एसिड, अच्छा, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीज़ें आराम से यूज़ की जा सकती है. आँखों पे क्यूकम्बर? हाँ, आँखों में क्यूकम्बर लगा सकते. देन अगर किसी को एक्ने हो ही रहे तो लाइक आई सेड बिफोर, एज़िलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इस टाइप की दवाई लगाई जा सकती है अपने डॉक्टर को बता के. Is a good sleep schedule really important during pregnancy, especially if you want a good skin? Absolutely important. So beauty sleep सही में beauty sleep होती है. हाँ, बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है. उनको अच्छी नींद चाहिए, टाइम बाउंड नींद चाहिए. एक उनका डेली रिदम ऑफ सर्केडियन रिदम उनका प्रॉपर होना चाहिए. 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे जैसा उठें. जो लोग अर्ली राइजर्स हैं वो अर्ली उठ जाएं और थोड़ा स्लीप. वर्कआउट करना चाहिए? माइल्ड वर्कआउट तो मतलब वर्कआउट कहने से ऐसा लगता है पता नहीं कितने डम्बल्स उठा रहे हैं, बट हाँ, दे शुड बी एक्टिव. और वॉकिंग, mild aerobics, depending upon which trimester you are in. So you must take help of your obstetrician when you are planning a workout. झाड़ू पोछा. पुराने ज़माने में पोछा लगाना was supposed to be a very good exercise which prepared somebody for a normal delivery. अच्छा. So it was said कि पोछा लगाने से the pelvic muscles will get loosened up, and ये हमारे कॉलेज में भी ये चलता था कि हम अपने पेशेंट्स को भी बोलते थे. हमें भी बोला गया, आप खैर प्रेक्लेम्जिया हो गया तो नहीं हो पाया, बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए पोछा लगाना इज सपोज टू बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज. तो स्लीप से, अगर आपकी सिर्फ अच्छी स्लीप है तो इट्स पॉसिबल फॉर यू टू गेट अ गुड स्किन. बट मेरा एक चीज़ पूछनी है मेरे को आपसे, if someone is pregnant, is it over for them or can they still attempt to have a good skin? नहीं, it's not over for them. प्रेगनेंसी के अपने ग्लो होते हैं. एंड अगर उसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करती हैं. जैसे आपको कभी कभी देखा आपने यहाँ पे बटरफ्लाई रैश जैसा आना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्लोएज़मा बोलते हैं. मिलाज़मा होता है जब बिना प्रेगनेंसी के भी आ रहा है, बट जो एक टिपिकल प्रेगनेंसी में जो आ रहा है उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है क्लोएज़मा. तो पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है बटरफ्लाई शेप में
फेस पर, वो एक प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं कि ग्लो स्किन नहीं होगी, बट प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी अपने आप ठीक हो जाती है पोस्ट डिलीवरी, कभी कभी उसके लिए थोड़ी दवाएं लेनी पड़ती है, कभी कभी ठीक नहीं भी होती है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे रैशेस, स्ट्रेच मार्क्स, है ना। स्ट्रेच मार्क्स वैसे भी हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले, कोई एकदम से वेट लूज़ कर ले, स्पेशली पिवोटल एज ग्रुप में हो जाते हैं, मिडिल एजेड ग्रुप में हो जाते हैं, ऐसे ही प्रेगनेंसी में हो जाते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं? हाँ, स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं? हमारी स्किन एक स्ट्रक्चर है जिसमें कोलाजन और इलास्टिन का, आप ये समझ लो, एक मैश वर्क है ना। उसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, खड़ा किया हुआ है स्किन को। जब एकदम से स्ट्रेच होती है स्किन इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फीटस, तो वो स्ट्रेच होने की वजह से कोलाजन फाइबर्स ब्रेक होते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। हाँ, वो स्ट्रेच हो रही है बढ़ने के लिए, और कोलाजन इतना स्ट्रेच नहीं हो पा रहा। भाई इलास्टिक कितना खींचोगे, वो ब्रेक हो सकता है। तो जब वो ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ने स्टार्ट होते हैं। जब जिम जाते हैं तब मसल्स एकदम पंप होती हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेच ऐसा हो सकता है, हाँ। तो जब वो स्ट्रेच मार्क्स इनिशियल होते हैं तो वो रेडिश हो सकते हैं, पिंकिश हो सकते हैं, ब्राउनिश हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन कलर। और धीरे धीरे जब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 years वो थोड़े से श्रिंक होते हैं, थोड़े से ख़त्म होते हैं, थोड़े से फेड होते हैं, और जो बचते हैं वो वाइटिश हो जाते हैं। देन इट इज़ सेड टू बी अ मैच्योर स्ट्रेच मार्क। तो स्ट्रेच मार्क्स अगर किसी को हटाने हो तो आप देखोगे मार्केट भरा पड़ा है, नो मार्क्स क्रीम और एंटी स्कार, एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम, ये पाउडर लगा लो, ये क्रीम लोशन लगा लो, कुछ स्ट्रेच मार्क ऐसी कंडीशन है कि अगर फार्मासिस्ट को जाके बताओ कि इसके लिए दवाई चाहिए तो डॉक्टर ही बन जाता है ऑन द स्पॉट, कि अब ये वाली दिखा सकता हूँ, ये वाली भी, ओरल भी है और टॉपिकल भी है, सब उसका पूरा एक खाना भरा होगा कि ये सब एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम, स्ट्रेच मार्क सब सेम ही चीज की क्रीम चिपकाते हैं उन्होंने। एक्चुअली में कुछ काम करता है उसमें से? कोई भी क्रीम और कोई भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें से ज़्यादा चीज़ें काम नहीं करती, सिर्फ 1-2 चीज़ें जो हेल्प करती हैं। उसमें से एक इंग्रेडिएंट है हियालुरोनिक एसिड, और वो भी टिपिकली आपको जहाँ स्ट्रेच मार्क्स हो रहा है वहीं लगाना है, रब करना है। सेरामाइड्स की मैच ब्रेक हुई है तो सेरामाइड्स वाली क्रीम लगाने से हेल्प होगी? सेरामाइड्स नहीं ब्रेक हुए, कोलाजन ब्रेक हुआ है। ओके। तो कोलाजन के फाइबर्स जो ब्रेक हुए हैं उनके लिए हियालुरोनिक एसिड कुछ हद तक बेटर होगा, बट प्रेगनेंसी में आप और कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करो। इनफैक्ट पोस्ट प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिलके और डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसके लिए कुछ करना है। तो क्या काम नहीं करती तो क्या काम करती है? हियालुरोनिक एसिड कुछ हद तक काम करते हैं, ऐसा रिसर्चेस में आया है। 40 मैक्स? नहीं, इतना परसेंटेज नहीं हम बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उनकी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स। आपके आगरा के क्लाइंटेल में कैसी फीडबैक रही है हियालुरोनिक एसिड की फॉर दिस? लाइक कितने परसेंट लोग? नॉट मच, आई मस्ट से, नॉट मच। और दूसरी चीज़ की हमने तो पोस्ट डिलीवरी जो रेडिश स्ट्रेच मार्क्स हैं उनके ऊपर फ्रैक्शनल CO2 लेज़र और PRP का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा, एज कम्पेयर टू वाइट स्ट्रेच मार्क्स, जो कि वाइट यानी कि वो 2 साल हो गए और वो मैच्योर हो गया। मैच्योर्ड पे उतना इफेक्ट नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता। इसके अलावा कई लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और भी डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं टू डिक्रीज स्ट्रेच मार्क्स। थोड़ा बहुत फेड हो जाते हैं लेकिन कभी भी 100% जाते नहीं हैं। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग व्हेन दे आर प्रेग्नेंट रिलेटेड टू स्किन केयर? स्किन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैं 1-2 चीज़ें और आपको बता देती हूँ जो आती है। ड्यू टू ग्रोइंग यूट्रस, द बेबी बेली, छोटी छोटी स्पाइडर वेन्स एंड वैरिकोज वेन्स हो सकती हैं। इज इट ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड प्रेशर? इट इज़ ड्यू टू हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाती है Volume- सर्कुलेट होने की? हाँ, ऑब्वियसली बढ़ जाती है बिकॉज देयर इज अनदर फीटस को भी चाहिए, हाँ। और दूसरा कि एंड आर्टरीज, आर्टेरियोल्स थोड़े से डायलेट हो जाते हैं। तो आपने देखा ऐसे स्पाइडर वेन्स हो सकती हैं फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे,
जब माय हीरो एकेडमिया में उसकी ब्लड फ्लो की लेवल बढ़ती है और लूफी की भी, तब वो ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। लूफी माय हीरो एकेडमिया में नहीं है, हाँ, वन पीस में है, उसमें भी होता है। सो एनिमेज तो इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके उसको ऐसे तो मतलब वो फास्टर रिफ्लेक्सेस और ये सारी चीजें नहीं। हाँ नहीं, आपने देखा नहीं है यहाँ से ऐसे वो ग्रो करेगी वेन रेड रेड ऐसे, तो पूरी स्पाइडर ऐसे बन जाएगी, वैसा इतना नहीं होता। फाइन रेड कैपिलरीज होती हैं जो यूजुअली डिलीवरी के बाद ठीक भी हो जाती हैं। दूसरा वेरिकोज वेन्स होते हैं। वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं? सुपरफिशियल वेन्स होते हैं लोअर लिम्ब में, जिनमें ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस वो मोटे होते जाते हैं वेन्स, उसकी वजह से पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग अदर रीजन से भी हो सकती है। इट माइट बी ऑब्वियस टू यू, पर हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं आपके जितने, तो इज इट बिकॉज आपके पैरों को एकदम से बहुत ज़्यादा वजन कैरी करना होता है? सबसे कॉमन इसमें जो रीज़न है वो ये, ग्रोइंग यूट्रस हमारे अब्डोमेन के पीछे वाली वॉल पे हमारी जो वेन नीचे से लेग्स से ब्लड को लेके ऊपर हार्ट तक पहुंचाती है, ग्रोइंग यूट्रस उसको प्रेस करता है, उसके खिलाफ प्रेशर बनता है, उसके ऊपर प्रेशर बना के उसको दबा देता है, तो नीचे पुलिंग हो जाती है ब्लड की लोअर लिम्ब में, पूलिंग हो जाती है ब्लड की। इसलिए pregnant females are asked to lie down on their sides so that the weight of the uterus does not press their inferior vena cava. Makes sense. है ना? It's a lot of So pregnancy is a very difficult situation. This happens in the last trimester, जो मैं ये बता रही हूँ. तो this can be one of the reasons why there can be swelling on the feet, on the lower limb, there can be varicose veins and so many other problems. मेरा एक बहुत लंबा दोस्त है, उसका नाम ही लंबू है, तो उसको भी वेरिकोज वेन है, क्या वो भी प्रेग्नेंट है? वेरिकोज वेन्स के और भी रीजंस होते हैं। उसकी सुपरफिशियल जो वेन्स है उसमें जगह पे वैल्व्स होते हैं। वो वैल्व किस काम आते हैं? कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस उनमें नहीं आए। हाँ, वेन में ऐसे करके होते हैं बीच बीच में। डू यू रिमेम्बर? हाँ, आई डू रिमेम्बर, बायोलॉजी 8th क्लास। 8th क्लास में वैल्व्स नहीं सिखाते हैं, वो ऐसे करके ऐसे होते हैं, लाइक इफ द वेन इज लाइक दिस और ऐसे करके फ्लो जा रहा है तो दे विल बी लाइक दिस। एग्जैक्टली। तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। तो लंबू के वो वैल्व्स खराब हो गए, उसका ब्लड वापस आ रहा है सुपरफिशियल वेन में। अच्छा, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी टू से। तो वेरिकोज वेन का सबसे कॉमन सोल्यूशन जो आजकल हर डॉक्टर बताता है कि लेजर करा लो। नहीं, फीमेल्स में तो वी आस्क देम टू टेक सर्टेन मेजर्स सो दैट वी कैन असेस देम पोस्ट डिलीवरी। डू नॉट फॉरगेट द बेबी विल बी डिलीवर्ड एट वन टाइम, तो उनका जो प्रेशर आ रहा था इंफीरियर वेना कावा पे खत्म हो जाएगा वो। सो लाइक अगर यहाँ पे किसी की वेन दिख रही है, फॉर एग्जांपल ये पैर का पंजा है और यहाँ पे वेन पैर में, हाँ पैर में दिख रही है, इज द पॉ ऑफ योर लेग, यहाँ पे वेन दिख रही है, तो विल इज देयर एनी चांस रिमोटली दैट इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन योर स्किन कि लाइक वहाँ पे हल्का सा डिस्कलरेशन रह जाए? द ब्लड इज नॉट गोइंग टू सीप आउट। बिल्कुल भी हाँ, नहीं, देयर इज नो लास्टिंग इंप्रेशन। एट वंस यू डिलीवर द चाइल्ड, उसके बाद धीरे धीरे वापस आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल आती जाएगी ना? काफी कुछ नॉर्मल हो जाती है। किसी पेशेंट को अगर वो कैरी ओवर हो जाता है देन दे विल हैव टू टेक मेजर्स। अच्छा, है ना? इसके अलावा स्किन में इचिंग हो सकती है। बहुत सारी फीमेल्स को इचिंग प्रॉब्लम होती है। इचिंग कभी कभी तो नॉर्मल भी होती है, ड्राइनेस से हो रही है या एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट कभी कभी वो आपके लिवर के इम्बैलेंस को दिखाती है एंड यू गेट योर ब्लड टेस्ट एंड आपको अपने डॉक्टर को बताना है। तो ऑल द प्रेग्नेंट women out there, वेट, अगर किसी ने कोई पहले मुझे संदेश तो दे देना। सॉरी आपको अगर इचिंग हो रही है, आप ये वीडियो हमारा देख रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो और आपको इचिंग हो रही है, ड्राइनेस की वजह से अगर है, आप ऐसे कर रहे हो, आपको लग रहा है ड्राई है, 1-2 दिन लोशन लगा के देखो, घी लगा के देखो, कोकोनट ऑयल लगा के देखो, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा के देखो, शिया बटर लगा के देखो, नहीं ठीक होता है तो प्लीज़ 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 अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाओ। वो आपके ब्लड लेवल्स चेक कराएंगे। हो सकता है सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। मैं यही पूछने वाला था, अगर आपको ड्राई स्किन की वजह से हो रही है या फिर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आपने साबुन ज़्यादा लगा लिया उसकी वजह से हो रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा? बिकॉज आप जिस हिसाब से इसे बता रहे हो, द लिवर इशू ऑल्सो कॉजेज अ पेन इन लोकलाइज्ड एरिया। नहीं, ऑल ओवर बॉडी होती है। अच्छा, तो इज इट 100% कि ऑल ओवर द बॉडी इचिंग हो रही होगी या फिर लोकलाइज्ड? अगर आपको परेशान कर रही है तो एरिया मत देखो, डॉक्टर को दिखाओ। ओके, वो लोकल अगर स्किन इशू है तो वो तो दिखेगा कि रेडनेस भी हो रही है, स्केलिंग हो रही है। अब कुछ ना कुछ और सिम्पटम होगा उसमें, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर सिर्फ इचिंग हो रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी लेग्स पे कभी इधर, तो हाँ ड्राइनेस से हो सकती है, बट देन आपको डॉक्टर को दिखाना है।
Okay, so हमने बात करी about common issues that you can face when you're pregnant relating to your skin and the way it appears, a lot of things. But is it possible कि because hormonal changes होते हैं जैसा आपने बताया, so does being pregnant lead to a lot of problems in your hair also? सो इट्स सीन नॉर्मली कि प्रेगनेंसी हेयर को अच्छा करती है. प्रेगनेंसी के दौरान बाल अच्छे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. आप खाना अच्छा खाते हो, आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं वो भी आपके हेयर को छेड़खानी नहीं करते, हेयर अच्छे हो जाते हैं. एंड बट आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, जब एक्चुअली डिलीवरी इज़ समथिंग जो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है किसी भी मदर के लिए. उस दौरान इतने चेंजेस होते हैं बॉडी में और इतनी सारी चीज़ों का बॉडी को ध्यान रखना पड़ता है कि वो हेयर की ब्लड सप्लाई कुछ दिनों के लिए कम कर देता है क्योंकि उसको यूट्रस की तरफ बाकी बहुत जगह उसको ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, राइट. तो हेयर टेलुजन इफ्लूवियम में जाते हैं. तो ये The last phase of their cycle, the shedding phase. which is like we have increased the shedding phase. Yes. तो वो शेडिंग जो होती है तुरंत नहीं होती आफ्टर डिलीवरी. इट इज़ बिटवीन 2 months to 6 months टाइम. Oh. और देन यू गेट पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, डॉक्टर आई गेट बॉल्ड, मेरा छोटा बेबी है और मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं. हमने अपनी दादी नानी से भी सुना है, वो बोलते हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो माँ के बाल झड़ते हैं. तो बच्चा बोलना माँ दा ये 6 months के अराउंड करेगा, है ना, वो उस समय बाल झड़ते हैं. तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है एंड आई हैव मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस. मे बी यू कैन टेल देम अबाउट इट. आई कार्ड आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा. सो फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अक्षत हैज़ ऑलरेडी टोल्ड कि आपको आई कार्ड दिख रहा होगा. यू कैन क्लिक द लिंक. एंड पोस्ट डिलीवरी व्हेन लेडी इज फेसिंग सो मच ऑफ हेयर फॉल, I would ask them to visit their doctor so that they get the blood tests done. कई बारी टीलोजन इफ्लूवियम जिसके अगर बाल उसी से झड़ रहे हैं तो वापस आ जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रेस रिलेटेड था, वो ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर मेरे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में मान लो मैंने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए प्रॉपरली, तो बेबी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है. बेबी तो मदर की हड्डियों से भी कैल्शियम ले लेता है क्योंकि उसको बनना है, भगवान ने ऐसा बनाया है. लेकिन मदर के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है अगर उसने प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं. तो ये डेफिशिएंसीज़ की वजह से शी विल कीप ऑन शेडिंग हेयर. तो एक बार ब्लड टेस्ट करा के विल फाइंड आउट इफ देर इज़ एनी फिजिकल रीज़न फॉर हेयर लॉस. विल टेक केयर ऑफ इट एंड यू विल बी ओके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिलीवरी के बाद हेयर लॉस के लिए आप एक बार डॉक्टर से मिलें और बात करें. प्रेगनेंसी के दौरान अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो यूजुअली नहीं होती, बट डैंड्रफ वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले हेयर डैंड्रफ के शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, आप उनको लगा सकते हैं एंड देन वो बेटर हो सकता है. एंड डैंड्रफ विल नेवर गो अवे, वैनिश, बट यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट. Dandruff is a predisposition of your skin, like we have talked in our anti-dandruff podcast. हाँ बिल्कुल. जैसे आपको यहाँ पर बहुत ऑयलीनेस हो रहा है और आपको एक्ने हो रहे हैं, ऐसे ही आपको सिर में डैंड्रफ हो रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना है. Thank you so much for joining us this time. With us was Dr. Preeti, and we hope that you found this podcast to be very informative. Please do subscribe and press the like button because I'm pretty sure we were able to tell you something that you didn't know before you came here. So I think it's worth it. Thank you so much. As always, coupon code in the bio, and thank you so much.